आज का पहला क्वेश्चन है जो कि 301 चलेगा और एक डैश में औरंगजेब को बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया था बीजापुर को मुगल साम्राज्य में, सोलह क्या सौ बताएंगे? तो छियासी में 1686 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या होता है तो औरंगजेब के शासनकाल की अवधि कब से कब तक रहेगा? सोलह सौ कब से अंठावन कब से तक रहेगा? 1707 बिल्कुल 1658 से लेकर 1707 तक, 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के शासन की अवधि रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। माइक इनका को करें इनका है। ठीक है, चलिए, औरंगजेब ने अपनी महत्वपूर्ण दक्षिण विजय के अभियान के तहत 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। पूछता है बीजापुर को कब मिलाया था, तो क्या बताएंगे? 1686 सोलह में। सौ छियासी 1687 में किसे मिलाया था? गोलकुंडा को गोलकुंडा मिलाया था। को। ठीक है, अब देखते हैं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक कितना बार हुआ? तो 2 बार दो हुआ। बार हुआ कितना बार था। हुआ? 2 बार इसका 2 बार। राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुगल सम्राट जनवरी औरंगजेब के सोलह सौ शासनकाल के दौरान मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो ध्यान रखें सर्वाधिक हिंदू सेनापति की बात करेंगे, मुगल सेना में ही थे, मुगल सेना में औरंगजेब के समय में ही थे। ठीक है, बात करेंगे जजिया पूना कब लगा दिया हिंदुओं का औरंगजेब ने? 1679 में। 1679। 1679 में फिर से मतलब जजिया लगा दिया गया। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई तो क्या बताएंगे? 1707 में। 1707 में हो गई। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट मैं अभी फिर से रिपीट कर, शासनकाल 58 से लेकर 1707 तक। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे 1686 में बीजापुर को मिलाया, 87 में गोलकुंडा को मिलाया। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जानते थे, सब सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे इसके शासनकाल में। 1679 में हिंदुओं पे जजिया लगा, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो ध्यान गई। में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाल में, ठीक है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे? जहांदार शाह। बिल्कुल, शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जानते थे। ठीक है, शासनकाल कब से कब तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल? 1748 से 7 से 14 1712 तक। 1713 से। 1712 तक। ठीक है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, ये आखिरी मुगल था जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। ठीक है, मतलब आखिरी मुगल था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, याद आपको ये रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं? आखिरी मुगल जिसके बारे में कुछ आखिरी अच्छे मुगल शब्द था कहे जा जिसके सकते थे। बारे ठीक है, में सबसे तरफ से सब। आवाज बिल्कुल, ठीक है, नहीं जा रहा, चलिए। मुझे म्यूट कर रहे हैं तो। हाँ, मेरे तरफ से आवाज नहीं जाता है। मैं चेक करते रहता हूँ किसके तरफ से आ रही, किसी के तरफ से आ रही पता तो नहीं चल रहा है किसके तरफ से आ रही है। कैसे कर ठीक रहा है, है, किसी लेकिन और की तरफ से आ किटकिट की रही है। आवाज आ रही है। ठीक है, मैक हाँ। का है। ओम प्रकाश। ठीक है, चलिए बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल की बात करेंगे, 1707 से लेकर 1712 तक रहेगा। बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता का अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बेफर के और उपनाम से आपके जाना जाता तरफ है। से आ रही है सर, आप जो बोल रहे हैं ना, पता नहीं लिख रहे हुए किच 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 हो रहा है सर। नहीं नहीं, मेरे तरफ से हो ही नहीं सकता है। मेरे नहीं, तरफ से नहीं हो ये जो सकता है, आपने किसी म्यूट किया ना सर ओम लिसनर की प्रकाश तरफ से भाई होगा। को, हम्म। उन्हीं की तरफ से आ रही थी। अभी ठीक है। हम्म। ठीक है, हम म्यूट करते पता चल जाता आप लोग को? हाँ सर। वो हम नहीं करते, रोज करती है। ठीक है, बोल सकते हैं। जहांदार शाह को बात करेंगे, उनको लंपट मूर्ख बोलते थे। जहांदार शाह को क्या बोलते थे? लंपट मूर्ख कहते थे। लंपट ठीक है, मुंह। ध्यान में रखिएगा। द्वितीय अकबर ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, अकबर द्वितीय ने क्या दिया? राजा की उपाधि दी। किसे दिया? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दिक्कत तो ये होती है ना, किसी को जवाब भी नहीं देना रहता है, फिर अगर उनको म्यूट कर दो तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अरे तुमको बोलना ही नहीं है तो म्यूट अनम्यूट से क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को कब लूटा, तो क्या बताएंगे? 1739 1739 या में लूटा था। 1739। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1739 में लूटा था। फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को 1739 में लूटा। नादिर शाह ने दिल्ली में 50 दिन तक व्यतीत किया। ये भी कई बार पूछा कितने दिन तक लगभग व्यतीत किया, था 50 दिन तक व्यतीत किया। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली में लूटपाट के दौरान तख्ते ताउस, ठीक है, तख्ते ताउस की बात करेंगे, जिसको क्या बोलते थे? तख्ते ताउस पर क्या बोला मयूर जाता था? मयूर सिंहासन क्या सिंह। था? मयूर 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 सिंहासन। सिंहासन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ वापस ले गए। जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया उस समय शासनकाल किसका था? मोहम्मद शाह का। मोहम्मद मोहम्मद शाह। शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह का शासन था, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह का शासन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे तख्ते ताउस जो था किसके द्वारा बनाया गया था, तो क्या बताएंगे? शाहजहां। मैंने जहाँ बनवाया नहीं बोला, मैंने पूछा बनाया गया था। अच्छा। बेबादल खां। बेबादल बेबादल खां। खां क्या ध्यान उसका। रखें, बेबादल खां। हाँ, ठीक है, बनवाया था किसने? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापित की गई, तो क्या बताएंगे? मद्रास। मद्रास में जब नगर निगम बना तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसका मेयर भी बना होगा। मेयर का नाम बताइए क्या है?
हाँ कोई लेडी थी, क्या नाम है? तारा चेरियन, क्या नाम था? कामिनी। तारा चेरियन, का ठीक है। हाँ अरे कामिनी तो वो इसमें शामिल है, एन एन से आईएनसी में, मतलब स्पीच पे गया, कादम्बनी गांगुली कुछ थी वो। भारत अच्छा में हाँ प्रथम नगर ठीक है निगम ठीक है। मद्रास में स्थापित किया गया, ठीक है। कलकत्ता के संस्थापक की बात करें कि जॉर्ज चार्नोक है, ठीक है। वर्ष 1797 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किला की बात करने का स्थापना किसने करवाया था? प्रयागराज जाएंगे, उत्तर प्रदेश में किला है एक, उसका अकबर स्थापना किसने करवाया था? संगम के तट पे जाएंगे तो किला आपको दिख जाएगा। अकबर का ना। हाँ, अकबर अकबर। का किला है, ठीक है। वो अकबर का वही किला है, ठीक करवाया है। था। हाँ। हाँ, अकबर किला कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो आपको लाहौर में मिल जाएगा अकबर का किला। आप जाएंगे आगरा में मिल जाएगा आपको अकबर का किला, आपको इलाहाबाद में भी अकबर का किला आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का शक्तियों का आगमन का क्रम बताइए, क्या सही है इसमें से? आंसर दिया क्या आपको? पुर्तगाली, डच, हम्म अंग्रेज, और उसके बाद डेन और फ्रांसीसी, ठीक है। सबसे स्पेन पहले और पुर्तगाली आएंगे, फ्रांसीसी। फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेन आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। जितने भी लोग हैं, आप नीचे का चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। डिटेल से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बीपीएससी का बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, तो आप हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अगर सारे क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं तो प्रीलिम्स की आपको गारंटी दी जाती है, ठीक है। साल भर का करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के सारे स्टैंडर्ड किताब, और सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी को कल से शुरू किया गया। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चीजों को प्लस नोट्स वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। 6 महीना में आपको एनसीईआरटी संपूर्ण कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिलहाल अभी ज्योग्राफी पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ पूरा कोर्स अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ग्रुप पर विजिट कीजिए, नंबर दिया हो, फोन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वास्को डी गामा की बात करेंगे। भारत कब आए थे तो क्या बताएंगे? 1498 में। 1498, ठीक है। किस तट पे पहुंचे? तो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचे। कालीकट। जिस समय कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचे, कालीकट का राजा कौन होता है उस समय? जामोरी। जमोरिन होता है, ठीक है। चलिए, बात करें पुर्तगाली की बात करेंगे। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली के द्वारा? अल्मीडा के द्वारा लाया गया, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था तो क्या बताएंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अगर पूछे गोवा पे अधिकार किसने कर लिया तो क्या बताएंगे? गोवा पे अधिकार किसने कर लिया? अल्बुकर्क। बिल्कुल, गोवा पे अधिकार की बात करेंगे, अल्बुकर्क के द्वारा ही किया गया था गोवा पे अधिकार, ठीक है। ध्यान में, कब किया गया था गोवा पे अधिकार तो क्या बताएंगे? 1510 में। 1510 में गोवा पे अधिकार किया गया, ठीक है। राजधानी कब बना दी गई गोवा को तो क्या बताएंगे? 1515। 1530 में, ठीक है। 1530 में इसको राजधानी बनाई गई, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक निम्न, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? क्या मानेंगे? किसे मानेंगे? ठीक है, क्लाइव था क्या? क्लाइव, काउंट काली, रॉबर्ट बिल्कुल क्लाइव क्लाइव, था। ठीक है। बिल्कुल ठीक। स्वर्ग से उत्पन्न महानायक का महानायक की संज्ञा किसे दिया गया? स्वर्ग से उत्पन्न रॉबर्ट महानायक, क्लाइव को। बिल्कुल ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को ही दिया गया था, ठीक है। चलिए, प्लासी के प्रथम लड़ाई में कौन था? प्लासी के प्रथम यही लड़ाई था में, रॉबर्ट क्लाइव। भी बिल्कुल सिराज। प्लासी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कौन था, तो ध्यान में रखेंगे कौन थे, यहीं पे क्या थे? क्लाइव थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यान में, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसी को माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। प्लासी के युग में बात करें 1757 में इनसे संबंधित है, ठीक है। अगर बात करेंगे, ठीक है, इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश की तरफ से किसने किया था इलाहाबाद की संधि? रॉबर्ट यही क्या था, रॉबर्ट क्लाइव भी क्लाइव। हो जाएगा, ठीक है। काउंट प्लाली की बात करेंगे तो बांडीवास के युग में फ्रांसीसी के नेतृत्व करता था, ठीक है। तो बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी तो क्या बताएंगे? 1760 में। 1760। 1760 में हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तब बांदीवास की लड़ाई पे एक तरफ लाली थे तो दूसरे तरफ कौन थे? ब्रिटिश थे। ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के वो कौन थे? एयरपोर्ट थे। सर आयरकुट, क्या नाम था उनका? सर आयरकुट, ठीक है। एयरकुट। 1781 में एक और लड़ाई भी हुआ था, जिसमें नहीं, 1781 वाली लड़ाई में कौन था जो कि इसने पराजित किया था? एयरपोर्ट ही थे पोटोनवा और के युद्ध में कौन थे? पोटोनवा के युद्ध में कौन थे? फैक्टर मुंडो? नहीं एयरपोर्ट ही थे। नहीं नहीं। आयरकुट ही थे, आयरकुट ही थे, ठीक है। चलिए, कर्नवालिस भारत में, ठीक है। हाँ, कर्नवालिस भारत में न्यायिक गठबंधन के, न्यायिक संगठन के संस्थापक भी माने जाते हैं। नागरिक सेवा तथा पुलिस सेवा के संस्थापक की व्यवस्थापक की बात करेंगे तो कर्नवालिस ही थे, ठीक है। चलिए, बात 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? करनाल का युद्ध, मोहम्मद। ठीक है। क्यों, कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को इसमें छोड़ दिया गया था या फिर मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था? बंदी बनाया बंदी बनाया था 1 करोड़ रुपए। बन गया था, ठीक तभी है। तो तो 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। बंदी बना लिया गया। उसके बाद उसको बीच बचाव करने के लिए किस व्यक्ति को बुलाया गया था ताकि इनको बंदी से रिहा किया जाए? चीन कुलीज खान।
ठीक है। किनकिलिच किनकुलिच खान को होगा। बुलाया गया था, ठीक है ध्यान रखो, लेकिन किनकिलिच खान को इसने सारा मामला को सॉल्व कर दिया था। लेकिन किस व्यक्ति के चढ़ावे की वजह से मतलब इसने मोहम्मद शाह को फिर छोड़ के फिर दिल्ली पे वापस जाने के बदला करनाल से दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया? किसने चढ़ा दिया था मोहम्मद शाह को? वो निजाम निजाम जो शहादत खान ने। किसने? शहादत खान ने, ठीक है, शहादत शहादत खान ने, ठीक है। से तुम दिल्ली जाओ, वहां पे तुमको बहुत अधिक संपत्ति मिलेगा, 50 दिन दिल्ली में रुकता है, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसके बाद नादिर शाह सीधे धमकी देता है कि सीधे शहादत खान को, अगर मुझे जितना संपत्ति का तुमने वादा किया था अगर नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे। उसके बाद क्या होता है, शहादत खान सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 में हुआ था। नादिर शाह मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का परिणाम क्या था? नादिर शाह इसमें विजयी रहा था, ठीक है। ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? नादिर शाह। नादिर ठीक है। शाह मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल ये मोहम्मद नहीं, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 की बात करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पानीपत का तृतीय, तो अफगान शासक का नाम बताए जिनके बीच में हुआ था, क्या बताएंगे? मोहम्मद साहब दाली आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक की बात करेंगे, अहमद शाह अब्दाली को ही मतलब माना जाता है, ठीक है। इसको अहमद शाह अब्दाली को क्या बोलते थे? एक और भी नाम था, ठीक है, क्या बोलते थे उनको? दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिनका मतलब क्या होता है? युद्ध काम होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परिणाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे। पानीपत के तृतीय में मराठों का नेतृत्व सदाशिव भाव कर रहे थे और विश्वास राव, ठीक है। तो सदाशिव राव भाव हुए थे विश्वास राव। विश्वास राव जो था मतलब क्या था? तो क्या बोलते हैं उसको? पेशवा का मतलब बेटा था। सदाशिव राव भाव जो थे उनके चचेरा भाई थे, ठीक है। हालांकि नेता इसी को बना के भागे, हालांकि सैन्य नेतृत्व जो था सदाशिव राव के भाव के हाथों में था, ठीक है। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा नजीबुद्दौला रुहेला भी थे। मतलब किसने सपोर्ट किया था? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी सपोर्ट किया था तथा, ठीक है, नजीबुद्दौला रुहेला भी थे। दोनों ने मतलब सपोर्ट किया था, ये भी पूछता है, ठीक है। तो अवध के नवाब ने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसे सपोर्ट किया था? अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया था, क्योंकि मराठों से खासे नाराज चल रहे थे, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल शासक की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हेक्टर मिलो के नेतृत्व वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और डच की संयुक्त सेना का मतलब मध्य हुआ, ठीक है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे बक्सर के युद्ध में? और मीर जाफर मुगल बादशाह सुजाउद्दीन बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, मीर जाफर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय नहीं, कौन कौन हो जाएंगे? तो मीर कासिम हो जाएंगे, ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम था, द्वितीय था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला था, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मुगल शासक पूछता है तो शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे और साथ में मतलब क्या हो जाएंगे? मीर कासिम हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बक्सर का युद्ध आपको होता है, कब होता है? तो 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के अधीन, ठीक है, सेना कौन को था? मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, ठीक है। क्या होता है? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी बक्सर की युद्ध के विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना आपको होती है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। अब बंगाल बिहार में इस सब में देखोगे तो आप आराम से ब्रिटिश आ जाती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो क्या बताएंगे? बक्सर का युद्ध 1764 में बिल्कुल 1764 को बक्सर का युद्ध आपको होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डैश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों का दीवान नियुक्त किया। डैश में, ठीक है, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों का, ठीक है, दीवान नियुक्त किया था। कब होता है? तो ध्यान रखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। क्या होता है? तब 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहला संधि 12 तारीख को होता है, ठीक है। 12 क्या है तारीख? क्या है? 12 अस्थायी रूप से दिसंबर बंगाल बिहार, दिसंबर तो नहीं था, दिसंबर था, हाँ दिसंबर ही था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ 12 अगस्त पहला संधि इलाहाबाद की, दूसरा 16 अगस्त दिसंबर। ये ठीक है। 26 लाख रुपए वार्षिक मतलब मुगल को मतलब कितना पेंशन देने की बात कही गई ब्रिटिश के द्वारा? 26 लाख, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद दूसरा संधि होता है 12 का, तो दूसरा 16 को होता है। 16 का किसके बीच में होता है? मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। आप चले शिवाजी और जयसिंह प्रथम के पुरंदर की संधि पे कब हस्ताक्षर हुआ? पुरंदर की संधि 1665 बिल्कुल 1665 में क्या होता है आपका? पुरंदर की संधि होता है, ठीक है। पुरंदर की संधि की बात करेंगे 11 जून 1665 को जयसिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुआ, ठीक है। पुरंदर की संधि के समय शासक की बात करेंगे, मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था,
जयसिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक थे। जयसिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा, ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि भी सम्मानित किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? पोरस था, छत्रपति शिवाजी थे, कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है। मराठा वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी संस्थापक थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी की बात करेंगे, राजाराम की बात करेंगे, शाहू की बात करेंगे, ठीक है। सारे के सारे छत्रपति कहलाए, ठीक है। छत्रपति शिवा महाराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जान देते हैं। इनका जन्म सबसे पहले कब इनका जन्म हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिताजी का नाम का बात करेंगे शाहजी भोसले था। माता के नाम की बात करेंगे जीजाबाई था, ठीक है। राजनीतिक गुरु की बात करेंगे, राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे इनका दादोजी कोंडदेव, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु की बात करें, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बिल्कुल। राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक इनका कब हुआ? 1674 में हुआ, ठीक है। राजधानी की बात करें, राजधानी इनकी कहाँ थी? रायगढ़। बहुत सुंदर, ठीक है, बेहतरीन। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार 74 में होता है, आई थिंक एक बार 80 में होता है, सही बता रहा हूँ ना? और के छत्रपति शिवाजी नहीं, 80 में नहीं होता, 80 में तो सर मृत्यु होता है। कब होता है? एक बार 74 में होता है, एक बार कब होता है? 66 होगा, 66 में। हाँ, देखना पड़ेगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने सपरस 1686 में तोरण के किले को अधिकृत किया, ठीक है। मृत्यु की बात करें 80 में हो जाता है, रायगढ़ में मृत्यु होता है, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अंतर्गत मतलब कितने मंत्री होते हैं? 8 मंत्री होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है, ठीक है। तो अष्टप्रधान यहाँ पे हो जाएगा, तो अष्ट दिग्गज कहाँ पे होगा, क्या बताएंगे? विजयनगर एम्पायर में था, कृष्णदेवराय में। हाँ, कृष्णदेवराय 1674 में तो मैंने एक बार बता ही दिए, ठीक है। एक बार और भी हुआ होगा, 2 बार होता है इनका राज्याभिषेक। ठीक है। तालाबाई की लड़ाई, ठीक है, कब होता है? दूसरी बात, अच्छा, 21 साल में सालाबाई की संधि के परिणाम से इनमें से किस युद्ध का अंत हो गया? सालाबाई की संधि हुई थी कब? प्रथम करना हुआ था 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि होती है। जैसे ही संधि होती है तो क्या होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। 1782 में हुई थी है। मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतलब सालाबाई की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समय काल बताइए, कब से कब तक था? 1775 से 82 सालाबाई की संधि किसके किसके बीच में? तो आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी, इंपोर्टेड नाम, डेविड एडरसन, ठीक है, डेविड एडरसन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सालाबाई की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब तक बंगाल का गवर्नर रहेगा? 1785 तक रहेगा, ठीक है, 85 तक। सालाबाई की संधि महाजी सिंधिया के मध्यस्थता के फलस्वरूप संपन्न हुई, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय काल कब से कब तक होगा? 1805। ये जस्ट 1803 से पहले एक संधि होती, कौन सी संधि होती है? 1802 में वो संधि होती, कौन सी संधि होती है? बसिन की संधि होती। कब होती बसिन की संधि? तो आप ध्यान में रखोगे 1802 में बसिन की संधि होती है, ठीक है। चलिए 1802 में होती है, ठीक है। इसी के संधि टूटने से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया। भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग 1 सदी के संघर्ष को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किस युद्ध में? तो वांडीवास की लड़ाई में। किसमें? तो वांडीवास के युद्ध में, ठीक है। लड़ाई कब हुई थी वांडीवास की लड़ाई? 60 में। बिल्कुल, 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी। किनके किनके मध्य हुई थी, तो क्या बताएंगे? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। परिणाम क्या होता है इसमें बात करेंगे। अंग्रेजी मतलब विजयी थे, ठीक है। बाद में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तृतीय कर्नाटक युद्ध की अवधि की बात करें 58 से लेकर 63 था, ठीक है। 58 से लेकर 63 था। ये समय काल जो था 56 से लेकर 63 तक आपको यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चलेगा। उसी का परिणाम स्वरूप तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से लेकर 63 तक आपको भारत में देखने को मिला। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, ठीक है। ध्यान में पेरिस की संधि कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, तो 1763 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय अवधि कब से कब तक था? 46 से 46 से 48 के बीच में कौन सी संधि होती है? एक्सलास की संधि। कब होती है एक्सलास की संधि? 1747 में। बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब था? 1749 कौन सी संधि से समाप्त होता है? पांडिचेरी का संधि। हाँ, पांडिचेरी के संधि होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी के संधि से ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। चले आगे चलेंगे तो आप हम ये बताएंगे, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से, हाँ,
वो हो गया, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का 56 पूछ रहे थे। 5756 नहीं, 58 से 63, ठीक है। वहाँ पे दिया 56 लेकिन से 63 56 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध है। सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है उसको। हाँ तो बोला जाता है, लेकिन भारत में 1758 से शुरू होता है, ठीक है। इतना ही याद रखें, 63 मत मारिएगा 56 से। यूरोप में शुरू हुआ था, भारत में 2 वर्ष के बाद सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम के स्वरूप था, ठीक है। भारत में 63 तक चलेगा, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ होता है 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है। लेकिन भारत में इस युद्ध का विस्तार 58 से 63 5 वर्षों तक है, ठीक है। चलिए, प्रथम इंग्लिश घाटी 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली। हुगली नदी के तट पे, ठीक है। हुगली नदी के तट पे बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, ठीक है, बंगाल में व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, ठीक है। द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष कब था, तो क्या बताएंगे? 1600। जब इनका स्थापना किया गया, कितने वर्षों का अधिकार पत्र इनको दिया गया था, क्या बताएंगे? 15 वर्ष। 15 वर्षों बिल्कुल ठीक है, 15 वर्षों का दिया गया था, ठीक है। लेकिन कब इनके अधिकार पत्र को असीमित समय के लिए कर दिया गया? 1813 वाले में 8 नहीं, में 33 1608 1833 का 1609 में, 1609 में, ठीक है। ध्यान रखिए, 1609 में असीमित समय के लिए कर देगा। 1813 में चाय और चीन के छोड़ के सारे का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 में करेंगे तो इनको कंपनी का ब्रिटिश की तरफ से इनको भारत में प्रशासन चलाना था, न कि मतलब व्यापार करना था, ठीक है। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किनका हाथ था? कब हुआ था? 1780 1780 में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजेट। बंगाल गजेट। ये हमें बताओ, ठीक है। ये तो ठीक है, ठीक है। आप ये बताओ, पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन था? यही तो है। यही अंग्रेजी का था ना? अंग्रेजी का ही था, ठीक है। हाँ, संपादक की बात के जेम कागज शिक्षित हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ठीक है। दीनबंधु मित्र के लेखक कौन, किसके लेखक थे? नील दर्पण का लेखक थे, जो कि एक बांग्ला नाटक के संपादक थे। बांग्ला नाटक की रचना की अवधि का 1858 से लेके 1859 के मध्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ना सर, प्रथम समाचार हाँ, पत्र। इंग्लिश का उदंत मॉडर्न, ठीक है, ठीक है। उदंत मॉडर्न हिंदी का। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पे हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने किया, ठीक है। बेसिन की संधि कब होती है? 1802 में। बेसिक 1802 में होती है। बिल्कुल ठीक है। पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बसिन या फिर बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। बाजीराव द्वितीय की बात करेंगे, अंतिम पेशवा था, ठीक है। इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, कानपुर, बिट्ठल में। कानपुर का बिट्ठल में बेठूर है, ठीक है। बेठूर है, ठीक है। बेठूर है, ठीक है। वहीं पे जाके इनका एक दत्तक पुत्र का नाम क्या था, जो कि 1857 की क्रांति में दिखेंगे वो? नानाजी साहब, धोंडूपंत। हाँ, क्या नाम था? नानाजी, पेशवा नानाजी, ठीक है। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल के दौरान पेशवा पद अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। बसिन की संधि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य होती है, ठीक है। ध्यान रखिए, 1800 कब होती है? 1802 में होती है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? अलीवाल का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, द्वितीय युद्ध, या फिर हल्दी घाटी के युद्ध, ठीक है। तो कौन सा युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी, क्या बताएंगे? अलीवाल का युद्ध में नहीं था, ठीक है। बाकी बक्सर के युद्ध में भी था, पानीपत का द्वितीय युद्ध में भी था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हल्दी घाट के, ये सारे युद्ध का समय बताइए। बक्सर का युद्ध 1764। आलम द्वितीय, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। कौन थे मुगल शासक? अकबर, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हो जाएगा? 1576, इसमें भी अकबर, ठीक है। अलीवाल का युद्ध की बात करेंगे, ठीक है। सिख सेना के बीच में हुआ था, 1846 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सेना और सिख सेना का मध्य हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, 1556 में हुआ था। अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। हेमू भारत का अंतिम हिंदू शासक था। इसने एक उपाधि भी धारण की थी, जो कि ये उपाधि अंतिम उपाधि था। क्या नाम था उपाधि का? विक्रमादित्य की उपाधि। परिणाम क्या हुआ? अकबर इसमें विजयी हुआ। हल्दी घाटी का बात करेंगे, युद्ध का 1756 में होता है, ठीक है। अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य होता है, आप इसे भी याद रखें, ठीक है। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में किसने किया था? किसने किया था, क्या बताएंगे? राणा कुंभा ने, राणा मान सिंह ने, राजा सवाई सिंह ने, महाराजा नरेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तब महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है। शीश महल कहाँ पे मिलेगा आपको? तो पटियाला पंजाब में मिलेगा। निर्माणकर्ता कौन है? तो महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है। शीश महल का अन्य नाम द पैलेस ऑफ मिरर्स, क्या बोलते हैं? द पैलेस ऑफ मिरर्स इसका नाम रखा गया था, ठीक है।
अंग्रेजों ने अवध पे कब्जा कब कर लिया, ठीक है, तो पता ही है कब कर लिया, 1856 में कर लिया, ठीक है। 56 में कौन सा आरोप लगा के अवध पे कब्जा किया गया, तो क्या बताएंगे, कौन सा आरोप लगा के किया गया, कुशासन का आरोप लगाया गया, ठीक है। बिल्कुल, अंग्रेजों ने अवध पे कुशासन का आरोप लगा के 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब की बात पे वाजिद अली शाह था, ठीक है। इनको कहाँ पे निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया गया था, क्या बताएंगे, नेपाल नेपाल नहीं, नहीं नहीं नहीं, और बर्मा, नहीं, कोलकाता में रंगून बर्मा। क्या ये सच नहीं है कि इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए कोलकाता भेजा गया था, कोलकाता भेजा गया था, कहाँ पे भेजा गया था, कोलकाता भेजा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनकी वाइफ जो थी नेपाल चली गई थी, ठीक है, बेगम हजरत माल। आगे चलते हैं, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में किस पेशवा के पुत्र थे, अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले इनको बताया, वही थे जिन्होंने बाजीराव क्या, तो ये इनके अपने बेटे थे क्या, क्या इनके अपने बेटे थे, नहीं, दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है, अपना बेटा या फिर किसी दूसरे गोद लिया हुआ, ठीक है, क्या होता है दत्तक पुत्र, क्या होता है, गोद लिया हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन बोला था अपडेट बच्चा, अडॉप्टेड, हमको लगा अपडेट बोले हैं, ठीक है। कानपुर ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की बात की, नाना साहब थे। कानपुर से 1857 के विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे, तो क्या बताएंगे, क्या नाम था, आप लोग कहीं से नेतृत्व कर रहे थे कि नहीं विद्रोह का, यहाँ से कर रहे थे। याद नहीं होगा, लेकिन पूरे जन्म में आप लोग कहीं ना कहीं से जरूर नेतृत्व कर रहे होंगे, ठीक है। नाना साहब का अन्य नाम की बात करें, धोंदू पंत था, ठीक है। नाना साहब के पिताजी का नाम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चले, इनका मंत्री का नाम क्या था, नाना साहब का मंत्री का नाम, सेनापति या फिर मंत्री कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, पांड्या करके, रामचंद्र रामचंद्र पंडित इसका नाम था, संगीतकार का नाम था, तानसेन का नाम था। आत्माराम पांडु, आत्माराम क्या नाम है, पांडुरंग जो थे वो, हैं, अरे वो तो उसका स्थापना किए थे, वो तो उसका स्थापना किया, प्रार्थना समाज का। अरे इसका कुछ और नाम है, ठीक है, धोंदू पंडित का कुछ और नाम है, गूगल करके बताइए, ठीक है। गृह सरकार में परिवर्तन करके क्या, तो सही बोले थे, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग नहीं है, ठीक है। अच्छा बोली थी क्या, वही तो बोल, आवाज दब जाता है, ठीक सिर्फ पहले है, हम बोले थे, जोर से बोला कीजिए, ठीक है, जब सही आंसर हो खूब जोर से बोला कीजिए। आप तो गलती बता दिए, बोला गलती है, हम कहाँ गलती बोले हैं, गलत इल्जाम मत लगाइए, ठीक है। गृह सरकार ने परिवर्तन करके भारत में राज्य सचिव को ब्रिटिश राज्य की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया था, क्या बताएंगे, 1858 में, ठीक है। 1858 की बात करेंगे आप, मतलब गवर्नर क्या कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आप क्या बन जाएंगे, गवर्नर की बात करें, अरे हम बोल रहे हैं गवर्नर का नाम बदल कर क्या रह गया था, सो मैं पूछ रहा हूँ, वायसराय कर दिया गया, बिल्कुल, अब वायसराय कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत के प्रथम राज्य सचिव की बात करें क्या हो जाएगा, तो स्टैनली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम वायसराय की बात करें कैंगिंग हो जाएगा, अंतिम गवर्नर की बात करेंगे तो भी कैंगिंग हो जाएगा, ठीक है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख तथ्य की बात करें, 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास सुनिश्चित कर दी गई। इस राज्य सचिव को भारतीय प्रशासन तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद करें, इस राज्य सचिव के द्वारा ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों के संबंधित प्रश्न कर सकती थी, ठीक है। ये कहाँ पे रह के कार्य करते थे, तो ये लंदन में रहकर मतलब क्या करते थे, मुख्यतः मतलब क्या करते थे, कार्य करते थे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो 1772 में समाप्त कर दिया जाता। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, उससे पहले समाप्त किया जाता। कब लागू किया गया था, तो 1765 में लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। समाप्त किया जाता 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई, कोलकाता, हाँ, कलकत्ता में की गई थी। और इसके जो न्यायाधीश किसे बनाए गए थे, जहाँ एमपी को बनाया गया, ठीक है। उनके अलावा भी 3 माइक इनका एक और बंद कीजिए, तो 3 और भी थे, क्या नाम था उनका, तो एक का नाम था हाइट था, एक का नाम क्या था, चैम्बर था, एक का नाम क्या था, लेमेस्टर था,
ठीक है, इसको HCl कह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह के याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ना सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था सर। हाँ तो मैंने ये तो बातें नहीं किया 1773 की 74 में किया गया था, ठीक है। 74 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ठीक तो है, तो कहाँ उस पर गलत लिखा हुआ है? हाँ हाँ वही हम्म? सर कंफर्म। ऊपर में क्या चीज का, ऊपर में द्वैत शासन की बात हो रही थी, न कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, ठीक है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सभी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गई। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? किसने की? बताइए, विलियम जॉन। ऑप्शन दिख रहा है। विलियम जोन्स ने। बिल्कुल, क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। बात के संस्था के बारे, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 1784 में सर विलियम रोज हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में, किसके समय में, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में होता है द्वारका नाथ टैगोर के, ठीक है। यंग बंगाल, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेराजियो, ठीक है, काफी कम उम्र के थे ये, ठीक है, 21-22 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बात करें थॉमस मुंडो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, भू राजस्व की नीति प्रणाली से संबंधित कौन थे? बताइए, कौन सा नीति था? थॉमस मुंडो और बिल्कुल कौन सा था? बताइए। मुंड्रो का रैयतवाड़ी सिस्टम था। रैयतवाड़ी। हाँ ठीक है, ध्यान में रैयतवाड़ी सही है, ठीक है। कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी के संस्थापक थॉमस मुंड और कैप्टन रीड थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय, ठीक है, 1792 में, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड को जाता, जो कि 12 महल जनपद में तमिलनाडु में सबसे पहले लागू किया गया था। थॉमस मुंडो ने 1820 में इसे मद्रास के शेष भागों में भी लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में रैयत किसान स्वयं भूमि के स्वामी होते थे, ठीक है। रैयत व्यवस्था कहते इसमें भूमि के स्वामी कौन होते थे? किसान होते थे, ठीक है। रैयत किसान भूमि को बेच तथा गिरवी रख सकता था। रैयत की बात भू राजस्व के भुगतान है तो स्वयं जिम्मेदार होते थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1792 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 1820 में इसको मद्रास के शेष प्रांतों में लॉन्च कर दिया गया। सबसे पहले मद्रास के किस स्थान पे लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? बड़ा महल। बिल्कुल, 12 महल में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? 12 महल में लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ब्लैंक क्यों हो जाता है भाई? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्र पे 51% पे ये विस्तार थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश भारत प्रचलित अन्य भू राजस्व व्यवस्था जिसका अस्थायी बंदोबस्त तथा महलवारी बंदोबस्त था, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ठीक है, बिछाया गया, ठीक है। 1800 में कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? तो बॉम्बे से थाने तक, ठीक है। कितने किलोमीटर का दूरी तय किया था इसने? कितने किलोमीटर का दूरी किया गया था? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में प्रथम रेलवे बॉम्बे से थाने के मध्य बिछाया गया। इसकी दूरी की बात करें 34 किलोमीटर। इसकी शुरुआत की बात करें 16 अप्रैल 1853 में हुआ, ठीक है। भारत में रेलवे की जनक की बात करेंगे डलहौजी था, ठीक है। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे करके कोई कंपनी था, उसी ने मतलब सबसे पहले रेलवे यहाँ पे चलाया था, ठीक है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्या बताएंगे? तो कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सिविल सेवा, ठीक है, प्रशासनिक सेवा के जनक सुनते कॉर्नवालिस थे, ठीक है। कॉर्नवालिस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे तो 2 बार बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस था, ठीक है। हालांकि दूसरा बार आता है तो इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। कॉर्नवालिस की समाधि स्थल उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे दिखेगा? तो गाजीपुर में दिखेगा, ठीक है। राजा नंद कुमार, ठीक है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का, ठीक है, ब्राह्मण था ये, ठीक है, आरोप लगा किस पे? निम्नलिखित में किस पर लगाया गया, ठीक है। तो मतलब राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पे लगाया गया था? ये तो हेस्टिंग्स ने करवा दिया था इसका न्यायिक हत्या, ठीक है। चोरी का झूठा आरोप लगा के राजा नंद कुमार अभियोग का फांसी 1775 ईस्वी में राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप वारेन हेस्टिंग्स पे लगा। वारेन हेस्टिंग्स से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को और भी जान लें। रिंग फेंस नीति की शुरुआत किसने की? किसने की? क्या था कौन सा? रिंग फेंस में। रिंग फेंस में क्या होता था अभी बता दो? नहीं बताऊंगा अभी, कि बता दो। हाँ। घेरे की नीति। देखिए, रिंग फेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे है, ठीक है। सर हम्म? इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम क्या होता है हमें भी नहीं पता सर, GS नहीं दी, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे मराठा है, ठीक है। ब्रिटिश से मराठा में शत्रुता चल रही है, ठीक है। अब मराठा के अगल बगल में कुछ कुछ राज्य, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अवध है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए सिख साम्राज्य कोई भी है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेगा ब्रिटिश, क्या करेगा इन दोनों से दोस्ती कर लेगा, ठीक है, इनके आसपास के सभी राज्यों से क्या करेगा दोस्ती कर लेगा, ताकि मराठा का अटैक कभी भी मतलब ब्रिटिश पे ना हो। अगर हो भी, ठीक है, तो सबसे पहले अवध पे होगा, उसके बाद इस पे होगा, जब भी आक्रमण होगा तो सभी सब मिलकर इसको कूटेंगे, ठीक है। इसको रिंग ऑफ फेंस की नीति बोलते हैं, घेरा बना देते थे, क्या बनाते, घेराबंदी करते थे, क्या करते थे, घेराबंदी करते थे, ठीक है। दुश्मन राज्य जो भी राज्य होता है ब्रिटिश को, उसके चारों तरफ के जो छोटे छोटे राज्य होते थे उससे दोस्ती करते, जैसे अभी क्या कर रहा है चाइना कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है चाइना कर रहा है, ठीक है। भारत के चारों तरफ से एक ना उसको एक नेकलेस बना रहा है, नेकलेस की आकृति कैसी होती है, डायमंड ऐसी होती है, नेकलेस। ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा तो नेकलेस बना पॉन्डिचेरी के, बोल रहा है ना। हाँ ठीक है, नेकलेस करके मतलब क्या करा, भारत के चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करा, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा, नेपाल से दोस्ती कर रहा, म्यांमार से दोस्ती कर रहा, बांग्लादेश से दोस्ती कर रहा, ठीक है। अगर वो लोग दोस्ती नहीं करना चाह रहे तो उसको तरह तरह का प्रलोभन दे रहा। तो ये रिंग ऑफ फेंस की नीति जो थी ब्रिटिश के द्वारा हेस्टिंग्स ने लाया था, जो कि पड़ोसी राज्यों से दोस्ती करना था, जो कि उनके दुश्मन राज्य थे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। हमेशा एक कोशिश रहती थी बफर स्टेट का निर्माण करवा दे, जैसे कि मराठा साम्राज्य के बीच में और क्या बोलते हैं मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश के बीच में बफर स्टेट का काम के रूप में अवध करता था, ठीक है। तो अवध जब तक था तब तक दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि अवध एक बड़ा राज्य था। अब ब्रिटिश के ऊपर अटैक करना होता था तो मराठा को अवध को पार करना पड़ता था। तो अवध एक सुरक्षा के दृष्टि से दोनों के बीच में बहुत अधिक काम किया, ठीक है। तो ऐसे भी थे, तो इस सब वाला सारा का सारा जो है ना, जब डिटेल में पढ़ाएंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी संक्षेप में समझा दिया हूँ अभी। आगे क्या था देखिए, राजा नंद कुमार अभियोग की फांसी की बात की 1775 में राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने के आरोपी क्या तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। रिंग फेंसिंग नीति के प्रारंभ किया, ब्रिटिश संसद ने इनके विरुद्ध महाभियोग लोक का प्रस्ताव लाएगा, लेकिन इन पे साबित नहीं हो पाया। कलकत्ता मदरसा की 1781 में स्थापना होती है, इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता, पीस इंडिया एक्ट 1784 इन्हीं के समय में आता। भारत की गवर्नर की बात की कब तक रहते हैं तो 1785 तक हमको भारत के गवर्नर के तौर पे आपको वर्किंग दिखेंगे ये, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे भी कुछ प्रश्न है। इसका पीडीएफ नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, उसी में मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे पेड ग्रुप में दे दिया गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच, ठीक है, राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने शुरू की, किसने नीति शुरू की थी अस्थायी बंदोबस्त को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे अभी देखिए आपको रिंग ऑफ फेंस में दिक्कत हुआ, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस में दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग क्लासेस जो करवा रहे हैं स्पेक्ट्रम वगैरह चला रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो रट लेते, लेकिन यही कॉन्सेप्टुअल चीज अगर इंटरव्यू में पूछे कहीं भी बताए रिंग ऑफ फेंस की नीति क्या थी, तो आपको इतना थोड़ी ना बोले हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, पूछे क्या थी तो बोलेगा हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, बोले जाओ यहाँ से, हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। पूछ रहे क्या थी तो तुम बोलो हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, क्योंकि आपने इतना ही पढ़ा हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। चलिए रिंग ऑफ फेंस की नीति आप देखेंगे पड़ोसी भी पूरा करते हैं, ठीक है। पड़ोसी भी मतलब इन चीज को चाहे स्कूल कॉलेज में भी देखे, बच्चे लोग भी इसका पालन करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई मतलब प्रतिद्वंदी जिनसे आपको नहीं बनता तो कोशिश करते हैं उसका जो आसपास के लोग हैं ना उसको दोस्तों से कर ले, दोस्तों से संधि कर लेंगे तो ऑलरेडी वीक हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त की नीति की बात करेंगे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई। यह नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व निश्चित करने के हेतु शुरू किया गया था। इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहा जाए अस्थायी बंदोबस्त को, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, एक और भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या इस्तेमारी इस्तेमारी बंदोबस्त, हाँ वो भी कहते हैं, ठीक है। सारा इसी का नाम है। किसने शुरू किया था, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। बंगाल बिहार में यही लगा हुआ था। अब आते सहायक संधि प्रणाली को 1798 में तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था, ब्लेजली के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। 1798 में ब्लेजली के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने की वजह से ब्लेजली ने सहायक संधि का प्रयोग किया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि को प्रणाली का प्रारंभ श्रेय करने का डुप्ले को जाता, जो कि क्या था, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली को अपनाने वाले, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। प्रथम संधि हैदराबाद के निजाम के साथ होती, कब हुआ था, 1798 मैसूर के साथ कब हुआ था, 1799 कब हुआ था, 1799 बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। अवध के साथ कब हुआ था, 1856 में कर लिया गया, ठीक है। पेशवा के साथ कब हुआ, 1802 ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब पेशवाई को समाप्त भी कर दिया गया था। बरार के भोसले के साथ कब हुआ, 1803 शुरुआती दौर में होलकर ने नहीं अपनाया था, लेकिन बाद में जाके होलकर भी अपना लिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुरुआती दौर में होलकर ने नहीं अपनाया था, ठीक है। ब्लेजली से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को बंगाल के शेर के नाम से जानते हैं, ठीक है। खुद को बंगाल का शेर कहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज के 1800 ईस्वी में स्थापना किया,
ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे क्या उद्देश्य था, यहाँ पे सिविल सर्वेंट के जो एस्पिरेंट जो थे उनको मतलब क्या भारतीय भाषा में परीक्षण देना इनका था। लेकिन बाद में जाके इसको 1803 के आसपास इसको शिफ्ट कर 1803 या 1806 में शिफ्ट किया। हेली विले नाम का एक जगह था, लंदन में जाके ट्रेनिंग होना प्रारंभ हो गई थी। हेली बिरे ऐसा ही कुछ नाम था। वेलेस्ली साम्राज्यवादी विचारधारा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। ठीक है, एल्फिस्टन एल्फिस्टन वर्ष 1819-27 ईस्वी के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर बने थे? एल्फिस्टन पता है, मद्रास के थे, बॉम्बे के थे। ठीक है, कहा बॉम्बे के थे। एल्फिस्टन कहाँ पे थे? बॉम्बे के थे। एल्फिस्टन जेल भी आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें, बॉम्बे के थे। ठीक है, एल्फिस्टन वर्ष 1819 से लेके 1827 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू करने का श्रेय जो होता है एल्फिस्टन को भी जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, रैयतवाड़ी का क्या नाम था उसको? थॉमस मुनरो और रीड जो था वो तो था, लेकिन बॉम्बे में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? एल्फिस्टन को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया। किसने किया था बताइए? बिल्कुल मैकाले। ठीक है, ध्यान रखें, मैकाले। मैकाले के सुझावों के द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को कर दिया। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले। मैकाले नहीं था। अब क्या था ये बता सकते हैं? इंटरव्यू में पूछेगा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो था, तो आप लोग बोलोगे मैकाले ने दिया था। अगर मैं पूछूं कैसे था, कैसे काम करता था, तो बताएंगे कोई आदमी? ये छन छन से गरीब तक शिक्षा पहुंचे। गरीब तक। देखिए इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए, जैसे क्या, सुनिए एक मिनट। जैसे ब्रिटिश सरकार की सब संपत्ति बहुत सीमित थी, मतलब सभी लोगों को भारत में शिक्षा तो दे नहीं सकती थी। ठीक है, तो बोला सब मतलब समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा देंगे, समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा देंगे, विद्वान वर्ग को शिक्षा देंगे। वो शिक्षा मतलब अपने आप स्वतः लोगों तक फैल जाएगी। जैसे मान लीजिए उस समाज के हम है, ठीक है, तो मुझे आता है ये सब। ठीक है, तो कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसी तरह समाज के कुछ लिमिट वर्ग के लोग, ठीक है, समाज के विद्वान वर्गों को लोग को शिक्षित देना है, कुछ उच्च शिक्षा देना है। वो शिक्षा खुद भी मतलब समाज तक मतलब अपने आप मतलब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। मतलब अपर मान लीजिए किसी एक हाई क्लास के लोगों को शिक्षा दे दिया, अब ये क्या करेगा, 10 लोगों को देगा। ठीक है, 10 लोगों को देगा, ये 10 लोग क्या करेंगे, आगे भी जाएंगे, मतलब चैन सिस्टम की तरफ मतलब होगा। अब सारे लोगों का मान लीजिए 500 लोग है, तो 500 लोगों को शिक्षा देने के ब्रिटिश के पास फंड भी नहीं है। ठीक है, तो बोला समाज के कुछ ऐसे लोगों को शिक्षा देंगे और खुद ही मतलब सभी लोगों के पास मतलब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको अधोमुखी क्या बोलते हैं, निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ गए? 1835 में मैकाले ने प्रसिद्ध संवरण पर मिनट ऑफ एजुकेशन को विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकृति मिली, जिससे आंग्ल परिचय विवाद का अंत हुआ तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मतलब लागू हुआ। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से दिसंबर 1829 सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? तो किसने बनाया था? ठीक है, विलियम बेंटिक ने। किसने बनाया था? विलियम बेंटिक ने बनाया था। किनके मतलब बहुत बड़ा योगदान था इनको लागू करवाने के पीछे? तो राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय को बात ध्यान में रखेंगे। 4 दिसंबर 1829 को किस धारा का प्रयोग सती प्रथा को बैन कर दिया गया? सती प्रथा प्रैक्टिस बंद कर दिया गया, धारा 17। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विलियम बेंटिक के द्वारा अन्य कानून भी थे, कन्या अवध निषेध किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से यही हुआ था। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक ही बताएंगे। ठीक है, किस एक्ट में था? तो 1833 के एक्ट में। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा था। ठीक है, इनके कार्यकाल का प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में गठित की गई थी। प्रथम विधि आयोग कब बना था? 1834 में। ठीक है, 34। ठीक है, 34 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? कौन थे बताइए? बेलेजली, ऑकलैंड, कैंगी या फिर मैं? बहुत सुंदर। ठीक है, ऑकलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑकलैंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑकलैंड हो जाएंगे। क्या था यहाँ पे? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात की अवधि की बात की 1839 से लेकर 42 तक रहेगा। त्रिपक्षीय संधि की बात की अफगानिस्तान की समस्या के समाधान हेतु हुई। ठीक है, त्रिपक्षीय संधि गवर्नर ऑकलैंड, पंजाब के राजा रणजीत सिंह तथा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के बीच में हुआ। ठीक है, शाह शुजा, ध्यान रखिए, शाह शुजा किसका रिलेटिव था जानते हैं? अहमद शाह अब्दाली का पोता उता था ये। ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली का है। नहीं, ये शाह शुजा अफगानिस्तान वाला है, भारत वाला शाह शुजा नहीं है। ठीक है, इसके पास इसके शाह शुजा है ना जो दिया था रिलेटिव था ये, अहमद शाह अब्दाली का रिलेटिव था ये। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे 1839 से 42 तक हुआ। त्रिपक्षीय संधि हुआ था, त्रिपक्षीय अफगानिस्तान की समस्या के समाधान को। इसमें कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह शामिल थे।
पंजाब के राजा, ठीक है, ऑकलैंड थे, गवर्नर थे, शाह शुजा के मध्य हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये शाह शुजा किसे देता है? महाराजा रंजीत सिंह को देता है ना हीरा, हम्म। ठीक है। चलिए बात करें निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे वेस्टवर्थ के सिद्धांत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, क्या बताएंगे? डलहौजी। तो ये डलहौजी की नीति थी। किसकी नीति थी? ध्यान रखेंगे, डलहौजी की नीति थी। 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों से ये नीति प्रमुख कारण थी। वेस्टवर्थ का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। भारत के गवर्नर के रूप में डलहौजी ने कब से कब तक काम किया था? 48 से 56। तो बिल्कुल 1848 से लेकर 1856 तक किया था। बेचारा पूरा कैनिंग को फंसा के चला गया था, ठीक है। हड़प की नीति के माध्यम से सर्वप्रथम 17 राज्य का 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। अगर मुझे राज्य हड़प नीति के तहत, ठीक है, सबसे पहले किसे विलय किया गया? तो 17 को। झांसी का विलय कब किया गया? झांसी का विलय 54। 53 में नहीं, 53 में झांसी का विलय, नागपुर का 54 में, ठीक है, उदयपुर का 52 में, बघाट का 50 में, संबलपुर जयपुर को और 49 में, ठीक है। सतारा का कब था? सतारा का 48। 48 का, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। 48 में, सतारा 48 में था, संबलपुर जयपुर 49 में था, बघाट की बात करें 50 में था, उदयपुर 52 में था, झांसी की 53 में था और 54 में बात करें नागपुर का था, ठीक है। भारत में जनगणना प्रथम 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या बताएंगे? मेयो, लॉर्ड मेयो। मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत में नियमित जनगणना की बात करें वर्ष 1881 में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो क्या बताएंगे? विल्सन के काल में। मेयो एक ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या भारत में हो गई थी, ठीक है। किसने हत्या कर दी? अंडमान द्वीप पर कर दी थी। क्या नाम था उसका? अफरीदी अली खान की, कुछ ऐसा ही नाम था, अफगान था वो। उसने मतलब हत्या कर दी, ठीक है। रिपन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रथम कारखाना अधिनियम जो था इसी के समय आया था 1881 में, ठीक है, रिपन के शासनकाल में। दूसरा आता है 1891 में आता है, ठीक है। लैंसडाउन होता है साधु समय। और स्थानीय शासन पे स्थानीय स्वायत्त के पिता के जनक के रूप में रिपन को ही जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न निकल गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का क्या कहा है? तो भारत का उद्धारक कहा, ठीक है। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके जन्म दिवस को, ठीक है, नर्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 13 फरवरी अल्बर्ट सर, बात करें, हाँ 13 फरवरी। हाँ होगा, 13 याद नहीं, फरवरी। हाँ 13 फरवरी है। नहीं सर, नर्स 12 दिवस मई। 12 है ना? 8 मई ना। नहीं, 12 फरवरी को। हाँ 12 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को तो बालिका दिवस आज मनाते हैं। 12 मई नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई सर, मई न होगा, फरवरी थोड़े होगा। आप लोग जो बता रहे हैं सो मैं लिख रही हूँ, मुझे याद नहीं रहता डेट उट, ठीक है। 12 फरवरी 12 को मई, रोज ठीक है। से कैंसर वाला जो था उसके 12 लिए। मई को मनाया जाता है, सॉरी। ठीक है, आगे ठीक है। चलेंगे तब 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इल्बर्ट विल विवाद की बात करेंगे तो इल्बर्ट विल विवाद क्या था? हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में होती, इसी के समय। इल्बर्ट विल विवाद क्या था? वही के खिलाफ आ गया। न्यायाधीश में रंग भेद। हाँ भारतीय बिल्कुल, न्यायाधीश में रंग भेद था। भारतीय न्यायाधीश किसी ब्रिटिश को सजा नहीं सुना सकते क्योंकि वो लोग उच्च रेस के, इसलिए इल्बर्ट विल विवाद आया था। बहुत इसकी मतलब क्या, बहुत इसकी मतलब वो किया गया, काफी तुतुमय में भी बाद में जाके इसने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो पटेल जी। साहब को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह की नेतृत्व 1828 में किसने किया था? तो पटेल साहब ने किया था, ठीक है। चलिए अब बात करें, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि बारडोली को महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है, गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन महिलाओं के देखते हुए, ठीक है, मतलब महिलाओं के मतलब बिहाफ में दिया था गांधी जी ने सरदार पटेल जी को, ठीक है, सरदार की उपाधि। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नियम को निरस्त कर दिया? किसने कर दिया? तो ध्यान रखें, रिपन ने कर दिया, ठीक है। किसने किया? रिपन ने कर दिया, ठीक है। लेकिन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से किसे जानते हैं? ट्रांसमेंटल कॉप। मेटकॉफ को जानते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। इस अधिनियम के तहत कोई भी समाचार पत्र ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करेगा जिससे सरकार विरोधी भावना उत्पन्न हो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित, ठीक है, वर्ष 1878 में लिटन के समय था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है, देश प्रेमी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरस्त कर दिया गया, ठीक है, 1878 के 4 वर्षों के बाद 1882 में रिपन के समय में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किसने अपने रातों रात अपना भाषा बदल लिया था? तो क्या बताएंगे? पायनियर। समर्थन किया था, अमृत अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे ये वर्नाकुलर प्रेस लाया था, किस प्रेस को ध्यान में रखते हुए लाया गया था? तो सोम प्रकाश। क्या बताएंगे? सोम प्रकाश को काउंटर करने के लिए लाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा बदल लिया, वो बंगाली में आती थी, अंग्रेजी में हो गया। अब पायोनियर ने इसका समर्थन किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। चलिए, भारतीयों को हथियार रखने के रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, आर्म्स एक्ट की बात करेंगे, किस वर्ष पारित हुआ था? क्या बताएंगे?
तो 1878 में हुआ था। कब हुआ था? लिटन के समय में 1878 में हुआ था। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में लिटन के समय पारित हुआ। इस एक्ट के 11वें अधिवेशन को सर भारतीयों के लिए लाइसेंस शस्त्र रखना था तथा उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया था, जो कि अभी तक भी चल रहा है। ठीक है, बात करें लिटन से संबंधित नागरिक तत्व के बारे में जानेंगे तो 1877 में, ठीक है, दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित हुआ। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको ओवन मैड्रिड के नाम से भी जानते हैं लिटन को। ठीक है, तो दिल्ली दरबार कब से कब तक, सबसे पहले दिल्ली दरबार कब बुलाया गया था? 1877 में। ठीक है, उसके बाद 1903 में, देखिए छूटेगा तो बताइएगा, फिर 1911 में। यही है कि और भी कोई है? नहीं सर, ठीक है, तीन ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो यही दिल्ली दरबार है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनको ओवन ऑफ मैरिडेट के नाम से लिटन को जानते थे। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्तता के जनक के रूप में अस्थायी स्वायत्त को प्रोत्साहन किसने किया था? और स्थानीय स्वशासन को रिपन ने किया था। किसने किया था? रिपन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे? तो क्या बताएंगे? तो डॉक्ट्रिन थे। क्या थे? तो डॉक्ट्रिन भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 28 दिसंबर 1885 को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के बात करेंगे, ठीक है, वायसराय के बारे में डॉक्ट्रिन हो जाएंगे। और डॉक्ट्रिन का भारत में वायसराय का कार्यकाल 84 से लेकर 88 तक मुख्यतः रहेगा। ठीक है, बात करें कर्जन ने 1905 ईस्वी में डैश के विभाजन की घोषणा की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। ठीक है, 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करेंगे, कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 19 जुलाई भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट जो था, इसी विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ, लेकिन इसको लागू कब कर दिया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे ब्रिटिश ने इसके क्या बताया, क्या कारण बताया। ठीक है, मुख्य तो एकता को तोड़ना था, लेकिन कारण क्या बताया? तो उन्होंने पूछा प्रशासनिक असुविधा के कारण, मतलब बंगाल बहुत बड़ा है, जो प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, किनके क्या नाम है, टैगोर जी के कहने पे सभी लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, सर एंड्रू फ्रेजर था। ठीक है, एंड्रू फ्रेजर का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनी थी, जिसमें पुलिस को सुधारना था। ठीक है, तो प्रथम पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन के शासनकाल में बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया 1911 में, दिल्ली दरबार में निरस्त कर दिया। तीसरा नंबर का दिल्ली दरबार था, 1911 में होता है। अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, और साथ में 1911 में ही घोषणा किया गया तो बंगाल से बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाएगा। बात करेंगे, आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है तो ध्यान में रखेंगे। हाँ, इस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे तो हार्दिक द सेकेंड थे। ठीक है, कर्जे ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करते हुए किस आयोग की नियुक्ति की थी? अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? फ्रेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेजर आयोग हो जाएगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए फ्रेजर आयोग कब बना था? 1902 में आया था। ठीक है, उसका अकाल आयोग की बात करेंगे 1900 में, रेलवे सुधार के लिए 1901 में। ठीक है, ध्यान में, विश्वविद्यालय आयोग को रैले आयोग कहते हैं, 1902 में बना था। ठीक है, एक मैनक्रीप था जो कि सिंचाई के लिए बना था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैनक्रीप किसके लिए था? सिंचाई के लिए था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बैठी, रैले की अध्यक्षता में। रेलवे सुधार 1901 में था। अकाल आयोग की बात की 1900 में था। ठीक है, फ्रेजर आयोग की बात की 1902 में था। ठीक है, कर्जन और भी कुछ काम करता है, विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित करता है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी था, ये आई थिंक 1904 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दिल्ली दरबार 1903 में इसी के समय में आयोजन हुआ। ठीक है, तो पहला दिल्ली दरबार 77 में लिटन के समय में, दूसरा की बात करेंगे 3 में कर्जन के समय में, और तीसरा की बात करेंगे तो कब हुआ? तो 1911 में हार्दिक द्वितीय के समय में। तो क्या आपको याद रहेगा कि भूल जाएंगे? ठीक है, याद रहेगा ना, गवर्नर का शासनकाल भी याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले, साल और गवर्नर का शासनकाल भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इस वायसराय के ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में गहरी दिलचस्पी थी, तो ये आपका कर्जन था। ठीक है, क्या था? कर्जन था। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का श्रेय कर्जन को ही जाता है। कर्जन भारत के वायसराय के पद पर, ठीक है, कब से कब तक रहे? 99 से लेकर 5 तक रहते हैं। ठीक है, किस विवाद के बाद इनको अपना पद को त्याग देना पड़ा? ये छोड़कर चले गए, रूठ गए। ठीक है, कौन सा विवाद था? कौन सा विवाद था? उसको बोलते हैं कर्जन किचनर विवाद बोलते हैं। कौन सा विवाद बोलते हैं? तो कर्जन किचनर विवाद बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन सा विवाद बोलते हैं? कर्जन किचनर विवाद बोलते हैं। कर्जन किचनर के विवाद क्या था? ठीक है, किचनर की बात करें, किचनर उस समय भारत का सेनापति था। ठीक है, और कर्जन जो था उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, तो कर्जन किचनर विवाद होता है, जिसमें जो बाद में जब ये फैसला करने के लिए जब इनके पास सचिव के पास जाता है, भारत सचिव के पास में जाते हैं, भारत सचिव जो है किचनर का पक्ष लिया, इस लेकर दोनों में नाराजगी फैलती है। बाद में कर्जन जो था इस बात को लेकर इस्तीफा दे देता है। ठीक है, लेकिन इसने अपना 1899 से लेकर 1905 तक के शासनकाल को पूरा किया। कुछ सुधार भी किया
किया गया था क्योंकि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। कर्जन के बारे में पढ़िएगा तो ये जब स्कूल में था ना, तो उस समय लोगों को तरह तरह की चीजें बनने का इच्छा होता था, लेकिन कर्जन जब उस समय स्कूल में था तो ये अपने आप को बोलता था मुझे भारत का वायसराय बनना है, ठीक है, और एक दिन हुआ, बन गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए, निम्नलिखित में किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो बहुत सुंदर, इसका सिंपल समझे, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज ने साहित्यिक रचनाएं लिखी थी सती प्रथा के उन्मूलन को लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ब्रह्म समाज का नाम ध्यान में रखिएगा, सती प्रथा को लेकर बहुत अधिक थे, सीरियस थे ये लोग। इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। किसने की थी? आप लोग तो बता ही देंगे किसने की थी। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। लेकिन विधवा पुनर्विवाह प्रथा के लिए सबसे अधिक योगदान की किसने दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले की बात करेंगे, महिला शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है। डीके कर्वे की बात करें, उन्होंने भी महिला शिक्षा के लिए काम किया था। विधवा पुनर्विवाह, विधवा आश्रम वगैरह का भी स्थापना उन लोगों ने किया था। सारे के सारे भारत में क्या था? समाज सुधारक थे, ठीक है। सारे के सारे मतलब भारतीय, ठीक है, भारतीय शिक्षा का ये समाज सुधारक होने के बाद भी सारे के सारे वेस्टर्न शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक भी थे। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें, राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया। ब्रह्म समाज ने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था। राजा राम मोहन ने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था। हालांकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक काम जो था किसने किया था? तो ईश्वर, क्या नाम था उसका? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। 1821 में पहली बांग्ला भाषा की पहली पत्रिका आई थी, क्या नाम था इसे? संवाद कौमुदी, ठीक है। बांग्ला भाषा के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ही थे। 1822 में, ठीक है, मिरातुल अखबार का नाम याद रखिए, जो कि मतलब फारसी भाषा की प्रथम अखबार थी, मिरातुल अखबार। किसने इसकी रचना की थी? इनके भी मतलब संपादक की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय थे। तो फारसी भाषा मिरातुल अखबार, ठीक है, बांग्ला भाषा में, ठीक है, संवाद कौमुदी, दोनों का दोनों संबंध किनसे है? तो राजा राम मोहन राय से, ठीक है। राजा राम मोहन राय के भारत के आधुनिक पुरुष, ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या बताएं? निम्न से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो क्या बताएंगे? मैडम H.T. ब्लाटबस्ट की। बिल्कुल, मैडम की बात करें, एच.वी. ब्लाटसकी ने किया था, बिल्कुल, ठीक है। कब किया था? 1875 में। कहाँ पे किया था? कहाँ पे हुआ था? ठीक है, न्यूयॉर्क में किया था, ठीक है। लेकिन भारत में भी इसकी शाखा थी। भारत में इसकी शाखा कहाँ पे स्थापित की गई थी? क्या बताएंगे? अडियार मद्रास में, ठीक है। कब स्थापित की गई थी? कब बताएंगे? 1882। बिल्कुल, 1882 में किया गया, ठीक है। 1875 में मैडम एच.पी. ब्लाटस्की तथा कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा इसका स्थापना किया गया न्यूयॉर्क में, ठीक है। 1893 में भारत लौटती है। कौन लौटती है? एनी बेसेंट भारत वापस आती है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यभार जो था 1893 में संभाल लेती है, ठीक है। एनी बेसेंट कहाँ से थी? कहाँ से थी? अमेरिका से थी, नीदरलैंड से थी, आयरलैंड से थी, स्कॉटलैंड से थी, कहाँ से थी? आयरिश महिला थी। क्या थी? आयरिश महिला थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता थी। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी इन्होंने मान्यता दी है। आधुनिक शिक्षा में देश के आधुनिक विचारों को प्रसार के साधन के रूप में देखने वाला प्रथम समाज सुधारक कौन था? आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है, तो पहले चर्चा किए थे। तो राजा राम मोहन राय, भारत के क्या कहते थे? भारत के इनको आधुनिक पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इनको राजा की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। बिल्कुल, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। आधुनिक शिक्षा को देश के आधुनिक विचारों को प्रसार के साधन के रूप में देखने वाला प्रथम समाज सुधारक की बात करें, राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय ने संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारत के आधुनिक पिता कहे जाते हैं, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट इन्हीं से संबंधित, आप इसे याद रखिए। बात करेंगे आगे चलें, क्या प्रश्न है? आत्मीय सभा की स्थापना की बात करेंगे। संस्थापक 1815 में ही थे। वेदांत कॉलेज 1825 में इन्होंने ही स्थापना किया था, ठीक है। एकेश्वरवाद में समर्थक थे, बहु ईश्वरवाद में नहीं, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ध्यान रखेंगे। ईश्वर को मानते थे लेकिन एकेश्वरवाद में, ठीक है। आत्मीय सभा 1815 में, वेदांत कॉलेज कब था? 1825 में था। फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन थे? क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय। गिफ्ट टू, बिल्कुल ठीक, जिसने अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई, ठीक है। अभी क्या करें? एकेश्वरवाद में विकास करते अनेकेश्वरवाद का इन्होंने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, निंदा की थी, ठीक है, ध्यान रखें। इनके लेखक की बात करेंगे, बिल्कुल राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक के लेखक जो थे राजा राम मोहन राय थे। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा में, ठीक है, इनका एक प्रकाशन, जिसका नाम क्या बोलते हैं? तुहफत उल मुबाविदीन, ठीक है, एक एकेश्वरवादियों का उपहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है पुस्तक का? तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है, एकेश्वरवादियों का ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। राजा मोहन राय ने इसके अंतर्गत एकेश्वरवाद के पास में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन बात के सनातन धर्म एकेश्वरवाद को नहीं मानता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के मत के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक की बात करें, सत्यार्थ प्रकाश था, ठीक है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था?
शुद्धि आंदोलन क्या था? बैक टू होम, बैक टू होम घर वापसी। क्या होता है, जिन्होंने मतलब कभी इस्लाम या फिर मतलब ईसाई में कन्वर्ट हो गए, उन सबको वापस मतलब उनको क्या करना है, हिंदुत्व में मतलब कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ठीक है। आगे चल के इनसे पार्टी बनेगा, इनमें से दो पार्टी टूट जाएगा, एक वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक होंगे, एक मतलब भारतीय शिक्षा के समर्थक होंगे, ठीक है। इनमें से एक शाखा जो टूटेगा, लाला हंसराज वाला, ठीक है, वो मतलब आगे चल के दयानंद डीएवी कॉलेज की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो इनमें दो शाखा टूटता है, एक भारतीय शिक्षा के समर्थक है, एक मतलब वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक आगे चल के। स्वामी सदानंद की पुस्तक है हिंदू संगठन सेवियर ऑफ द डाइंग रेस के लेखक थे। ये स्वामी सदानंद जो थे भारतीय शिक्षा के समर्थक थे, ये दयानंद सरस्वती के, ठीक है, स्वराजी थे। इनकी हत्या दिल्ली में कर दी गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता पे भाषण देने के दौरान इनकी हत्या एक मुस्लिम के द्वारा दिल्ली में कर दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम राजयोग, कर्मयोग, ठीक है, देव योग, सारा योग वाला जो होगा ना, इन्हीं का पुस्तक है, ठीक है। इनका एक मतलब इनका भाषण का संग्रह है अल्मोरा टू कोलंबो, ठीक है, ध्यान, कोलंबो टू अल्मोरा, ठीक है। क्या है, तो इनके स्पीच का मतलब संग्रह तैयार किया गया है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब हुआ था, 1863 में इनका जन्म हुआ था। 1893 में बात करेंगे तो कहाँ गए थे, 1893 में धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, ठीक है। 1897 में इन्होंने क्या रखा था, रामकृष्ण मिशन का स्थापना भी किया था, ठीक है। अब चलेंगे शिक्षा पे बुड डिस्पेच नामक आदेश पत्र कब भेजा गया, तो क्या पता है कब आया था, तो ये आपका 1854 में आया था, ठीक है। बुड डिस्पेच या फिर बुड घोषणा पत्र भी कहते हैं, 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान सर चार्ल्स वुड। वुड घोषणा पत्र वुड डिस्पेच के मुख्य सुझाव था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जन साधारण की शिक्षा के दायित्व सरकार के माध्यम से वहन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो, क्या क्या था इसका मूल उद्देश्य, इस पर बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा था। तो प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो, ठीक है। महिलाएं हेतु शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना। अब भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य, ठीक है। अब मैंने इसको इस बार इसमें थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक हो गया, ये सेम क्वेश्चन पूछा था, मतलब बूट डिस्पेच में मतलब क्या क्या चीजें नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान रखें, क्या इसमें सारे लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना था, यही प्रश्न गलती करता नहीं। जो प्राथमिक शिक्षा जो था ना, प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में देना था, स्थानीय भाषा में देना था। उच्च शिक्षा जो था अंग्रेजी भाषा में देना था। महिलाओं की शिक्षा की भी बात की गई थी। अब भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात की गई थी, ठीक है। कब आया था, 54 में आया था। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना आप देखोगे तो कब दिखेगा आपको, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय से 62 में होता है, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, वो तो यूनिवर्सिटी एक्ट आया था ना, विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। 62 में न्यायालय वगैरह था, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना के हेतु पर्यटन करना भी इसमें शामिल था, ठीक है। क्या कहता है, स्थानीय भाषा में विश्वविद्यालय भी, हाँ, ठीक है। इसमें बताना है क्या था, वो ध्यान रखा, प्राथमिक शिक्षा था, किस भाषा में देना था प्राथमिक शिक्षा, जो गलती होता है स्थानीय में। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कौन सी भाषा होगी, फिर से इंग्लिश होगी। अब महिलाओं का शिक्षा की बात थी कि नहीं थी इसमें, बुड डिस्पेच में थी, ठीक है। और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के हेतु मतलब क्या होना चाहिए, पर्यटन। और जन साधारण के शिक्षा के दायित्व किसके ऊपर है, लोगों के गार्जियन के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर है, किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है, ठीक है। इस सारे के सारे बूट डिस्पेच में था, इसीलिए इतना ज्यादा इसमें था, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब एक तरह से घोषणा पत्र हो गया, ठीक है। आप चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न आपको मिलता है, ठीक है। 1857 में बंबई के किस 1857 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना में कुछ प्रमुख नेता थे, ठीक है। कौन कौन थे, तो सबसे प्रमुख नेता आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थापना होती है 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती बंबई में स्थापना होती है 1875 में। आर्य समाज का दूसरी शाखा कहाँ पे थी, दूसरी शाखा कहाँ पे थी, दूसरा मुख्यालय, अब वो भारत का हिस्सा नहीं है, अब बताइए, लाहौर था, लाहौर, ठीक है, ठीक है, लाहौर सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है कलकत्ता में 1897 में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय कलकत्ता में 1828 में। आरजी भंडाकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे, आरजी भंडाकर किस सुधारवादी, थियोसोफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज थे, किसके नेता थे, ये प्रार्थना समाज के थे, ठीक है। हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख सुधारक, ठीक है, संस्था प्रार्थना समाज से आर्य भंडाकर जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार के हेतु प्रयत्न करना था। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत रहे थे, कौन थे, केशव चंद्र सेन का नाम ध्यान में रखिएगा, प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत रहे थे। रेनाडे साहब की बात करेंगे, समाज में प्रार्थना समाज के प्रसिद्धि दिलाई। रेनाडे साहब ने मतलब क्या किया था, प्रार्थना समाज को समाज में प्रसिद्धि दिलाई थी, ठीक है। आप चलेंगे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक
बंगाली समाज सुधारक लेखक का नाम बता, जस्ट पहले इनका नाम चर्चा ईश्वरचंद्र किया, विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। कुछ दिन पहले भी इनका नाम चर्चा में आया था, क्योंकि कलकत्ता में किसी ने इनकी मूर्ति वगैरह को तोड़ दिया था, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है, हुआ था ना कुछ दिन पहले चर्चा में। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले प्रमुख बंगाली समाज सुधारक का नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या माइक बंद कर लीजिए, जिनके तरफ से आवाज आ रही है। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद में सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक थे। वो जो है ना थोड़ा सा दबा सारा बात किनके तरफ से माइक की आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक है। इसी सोम प्रकाश के खिलाफ मतलब क्या लाया गया था? क्या लाया गया था? वर्नाकुलर एक्सप्रेस, वर्नाकुलर सोम एक्सप्रेस। प्रकाश को ही मतलब काउंटर करने के लिए, ठीक है। स्त्री शिक्षा के प्रचार में बंगाल में विद्यालयों की स्थापना इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो भारत में मुसलमानों के पुनः उत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? क्या नाम था इनका? अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। भारत में मुसलमानों के पुनः उत्थान हेतु उत्तरदायी आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक की बात करेंगे तो सॉरी साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान ही थे। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किनके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो कि आगे चल के क्या चीज बन गया? आगे चल के क्या बन गया? ओरिएंटल कॉलेज, बिल्कुल ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया, ठीक है। 1920 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया 1920 में, ठीक है। आप इसे याद रखें। सर सैयद अहमद खान को सर तथा नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। यह मतलब इस्लाम में मतलब आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए उलमाओं ने इनके खिलाफ मतलब क्या जारी किया? फतवे जारी किए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर नौकरी पे आधिकारिक हिस्सा देना था, जो कि बात करेंगे इस्लाम में जो कि मूल इस्लाम को जो फॉलो करने वाले थे लोग, ये बहुत बड़े विरोधी थे। किनके? सर सैयद अहमद खान की, इसलिए इनके बारे में, ठीक है, किसने? तो ध्यान रखें, यूपी में कौन सा है संस्था, उसने बहुत बार इनके ऊपर फतवे भी जारी किए थे। क्या नाम है उसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो तो है, लेकिन मुस्लिम एक इस्लाम का चलता है ना, क्या नाम है उसका? देवबंद। देवबंद, हाँ देवबंद ने, देवबंद जो था एकदम मुस्लिम शिक्षा का समर्थक था, वो अंग्रेजी वगैरह से वेस्टर्न चीजों से बहुत दूर रहता था। तो देवबंद वालों ने इनके लिए बहुत बार फतवे जारी किए, 3 से 4 बार इनके ऊपर फतवा जारी हुआ था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, किसने किया था? बहुत सुंदर, ज्योतिबा फुले, इधर राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ज्योतिदास फुले की पत्नी के नाम क्या था, जो भी महिला की शिक्षा के बहुत बड़ी समर्थक थी? सावित्रीबाई फुले, ध्यान रखें, जो कि प्रथम महिला शिक्षक मानी जाती है वो, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा जरूर कीजिए, ठीक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें, ज्योतिबा फुले। स्थापना 1877 महाराष्ट्र में हुआ था। उद्देश्य क्या था? निम्न जातियों के कल्याण हेतु, ठीक है, काम करना। गुलामगिरी पुस्तक की बात, इनके लेखक यही 1872, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। सत्यशोधक समाज के मुख्य पत्र का नाम क्या था? सत्यशोधक समाज के मुख्य पत्र का नाम क्या? दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु या फिर दीन मित्र। भारत में प्रथम महिला शिक्षक सावित्री फुले की बात करेंगे, जो कि ज्योतिबा फुले की मतलब पत्नी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? बताइए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज या फिर सत्यशोधक समाज। वर्ष 1870 में गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जस्ट अभी ऊपर में चर्चा हुआ, बता दीजिए। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, बहुत सुंदर। निम्नलिखित में किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी? जस्ट अभी थोड़ा ऊपर चर्चा हुआ है, क्या बताएंगे? आर्य समाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय, हाँ, बम्बई में किया गया था। 1875 के बाद नहीं, अरे मैंने कि 1875 में हुआ क्या था? बम्बई में हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ का नहीं ना हुआ था, बम्बई की बात हो रही है। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब? 75 में होती है। सखा की बात करें क्या था? तो ये ध्यान रख के बम्बई में थे। आर्य समाज के द्वारा चलाया गया कौन सा मूवमेंट था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? अभी मैंने आपको बता दिया, फिर बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। जो लोग कन्वर्ट हुए थे 1875 तक, जो लोग भी कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम या फिर क्रिश्चियन में, जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट, उनको फिर से मतलब हिंदू धर्म में वापसी करवाना था, इसलिए शुद्धि है। इसलिए बोला जाता है क्या शुद्धि आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता का नींव रखा। नींव तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा सांप्रदायिकता का इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब में लिखी हुई बात है। आर्य समाज का मुख्यालय की बात क्या? 1877 में कहाँ स्थापित हो गया? थोड़ा पहले इसकी चर्चा की है, लाहौर में हो गया, ठीक है। आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो या फिर बैक टू वेदास? दोनों सर, दोनों हो जाएगा। आर्य समाज वेदों की समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, मतलब आर्य समाज के कहना था। और दूसरी बात, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या थी? संस्कृत या फिर उर्दू या फिर अंग्रेजी? हिंदी। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा जो थी
हिंदी भाषा थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश। बैक टू बेटाज, वेदों को लौटे किस सुधार आंदोलन का नारा था? तो ध्यान में रखिएगा, आर्य समाज हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो अभी जस्ट ऊपर में बात किया हूँ, आर्य समाज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1 घंटा बने रहेंगे, 1 घंटा में समाप्त करेंगे और न्यू चीजें शुरू करेंगे। आज संडे स्पेशल क्लास चलेगी और सारा कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट रहेगा, ठीक है, डिटेल्स के साथ। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक किन्हें माना जाता है? आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, रैनाडे साहब। कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह संघ की बात 1861 में कौन हो जाए? रैनाडे साहब हो जाएंगे, ठीक है। रैनाडे साहब किनके गुरु थे? किनके गुरु थे रैनाडे साहब? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु को गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजपिता के राजनीतिक गुरु कौन थे? मेजनी। बहुत सुंदर, वेरी गुड, सब याद है आप लोग को, ठीक है। चलिए, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में रैनाडे जी के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रैनाडे जी के द्वारा की गई 1870 में। गोविंद महादेव रैना महाराज के सुकरात के नाम से जानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो महादेव रैनाडे साहब प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक, महाराज के सुकरात के नाम से, ठीक है, रैनाडे साहब को जानते थे। महाराज में त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता था? सर इसको तैलंग, फिरोज शाह मेहता, तैलंग जी, तैयब जी और मेहता साहब, ठीक है, तैलंग, तैयब और मेहता जी, ठीक है। इनको क्या बोला, बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। सुकरात के नाम से महाराष्ट्र में किसे जानते थे? रैनाडे, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में आप बोलोगे भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय किसे जाता है? तुकाराम को। किसे जाता है? तुकाराम। निम्नलिखित में से कौन 1870 में 18 जस्टिस भी थे, जस्टिस रनाडे भी बोलते हैं इनको, मतलब न्यायमूर्ति रह चुके थे। हाँ, जस्टिस तो बोलते हैं इनको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? शिशिर कुमार घोष, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में किया गया था। इंडियन लीग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। ये भारत का प्रथम घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। अगर पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रवादी संगठन का नाम बताइए तो इंडियन एसोसिएशन बताइएगा। स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1800 से। बाद में जाके इसका कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस में इसको कब विलय कर दिया गया तो क्या बताएंगे? इसका कांग्रेस में विलय हुआ है, ठीक है, 1886 में जाके इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो गया 1886 में, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पे हुई? औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पे हुई? तो कलकत्ता में हुई। कहाँ पे हुई? कलकत्ता। कलकत्ता के किस हॉल में हुआ था? तो एल्बर्ट हॉल, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? एल्बर्ट हॉल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी नाते ये कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे बॉम्बे में। हाँ, ये नहीं कर पाया था। अगर पूछेगा ना कौन प्रमुख नेता उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब नहीं थे, ठीक है। उस समय कांग्रेस में बात करेंगे सबसे प्रमुख नेता तो थे, लेकिन ये नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें ब्रिटिश भारत के देश प्रेमी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम, ठीक है, कब लागू किया गया? 1878 में, ठीक है, 1878 में, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? यही देसी भाषा होता है वर्नाकुलर, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा ही होता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस है और देसी भाषा के मतलब समाचार पत्र को प्रतिबंधित करना था, इसीलिए इसको लाया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजा था? 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजा था। किसने कर? बिल्कुल, फरके साहब, वासुदेव बलवंत फरके। 1879 में, ठीक है, महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया। महाराष्ट्र राज्य की भील, धांगर तथा कोली जनजातियों का एकत्र करके वासुदेव बलवंत फरके ने रामोसी नामक के क्रांतिकारी संगठन का शुरू किया। अगर पूछेगा रामोसी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र में था। कोई जनजाति के द्वारा चलाया गया था, मुख्य था वासुदेव बलवंत फरके का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन जाए? भील, धांगर और कोली जनजाति। किस संगठन के बोलते हैं इसको? रामोसी विद्रोह। हाँ, रामोसी विद्रोह, ठीक है। 1885 में किस भारतीय संस्था की स्थापना हुई? तो बता ही देंगे आप लोग, कांग्रेस हो जाएगा। किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, ठीक है। रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। पेशे से क्या था इनको? एक में और भी एक चीज जान जाते, किसी का वैज्ञानिक थे। किस चीज का वैज्ञानिक थे? पक्षी वैज्ञानिक, गाय वैज्ञानिक, ठीक है, या फिर वायु वैज्ञानिक। क्या वैज्ञानिक? बिल्कुल, पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ से मतलब आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है। आईसीएस अधिकारी किस शहर के थे? अगर पूछेगा ऐसा तो क्या बताएंगे? इटावा के। कहाँ के थे? इटावा।
इटावा के आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1885 में आयोजित कांग्रेस के दूसरी बात, कांग्रेस के जनक के रूप में, कांग्रेस के पिता के रूप में इसको कब घोषित कर दिया गया था? सर इसको 1912 में 1912 में बांकेपुर वाला में, उसी दिन उसी समय में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये बांकेपुर वाला वही अधिवेशन है जो बिहार में हुआ था, और इसी में सर्वप्रथम नेहरू जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बांकीपुर पटना। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तब WC बनर्जी ने की थी, ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम 28 दिसंबर 1885 में, तब बिहार से कितने पार्टिसिपेट ने पार्टिसिपेट किया? 1 2 3 0 कितने लोग गए थे बिहार से? 0 लोग गए थे, ठीक है, एक भी नहीं थे, ठीक है, एक भी लोग नहीं थे बिहार से। दूसरे में 2 हाँ, ठीक है, इसमें 0 थे, पहले वाला में 0 थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन स्थल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक मुंबई में पड़ता है, ठीक है। तो स्थापना भी यहीं पे हुई, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ, सॉरी, यहीं से मतलब क्या किया गया? क्या किया गया? ब्रिटिश को भगाने के लिए वहां भी यहीं से किया गया बाद में, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, ठीक है। तो इंपोर्टेंट जगह याद रखिएगा। लेकिन ये मुंबई में बाई लक होना था, इससे पहले कहीं और पे निर्धारित किया गया था। कहाँ पे निर्धारित किया गया? लेकिन बाद में मुंबई शिफ्ट करना पड़ा। कहाँ पे होना था? पुणे में होना था, लेकिन पुणे में क्या हो गया? प्लेग फैल गया था, ठीक है, याद इसे रखेंगे, बहुत सुंदर। प्रथम अधिवेशन भाग लेने वाला अधिकार प्रतिनिधि क्या था? वकील एवं पत्रकार थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के अंदर उदारवादी चरण कब से कब चलेगा? 1885 से लेकर अब तो उदारवादी चरण है 1905 तक। 1905 तक, 20 वर्षों तक उदारवादी चरण है, ठीक है। जो कि अब 20 वर्षों तक सर AOU महासचिव रहेंगे सर ना? हाँ, जब तक, हाँ बिल्कुल वही रहते हैं, महासचिव रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, हाँ वही 20 वर्षों तक, ठीक है, स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की वक्त आयोजित कहाँ पे होना था? पुणे में, लेकिन प्लेग की बीमारी का इसको मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट, इनमें से सर्वाधिक 38 जो थे बंबई से थे। इसे याद रखिए, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से, तो बहुत लोग यूपी मार के आते, लेकिन ये बंबई से सर्वाधिक थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हाफ से भी ज्यादा। बिहार से 0 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दिसंबर 1850 बंबई में प्रतिनिधि में शामिल हुए। कितने शामिल हुए? तो 72 शामिल हुए। बदरुद्दीन तैयब जी ने बस डैश में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में काम किया। बताइए कब किया था? 86 तीसरा वाला में, तीसरा नहीं 87, तीसरा वाला में, ठीक है। बात करेंगे पहला 3 अधिवेशन जो होगा, ठीक है, पहला 3 जो अधिवेशन जो होगा सो कहाँ पे होगा? तो तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी में होगा, ठीक है। कहाँ पे? तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी में पहला 3 होता है, ठीक है, बॉम्बे में, उसके बाद कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में, ठीक है। तो तैयब जी जो थे तीसरे वाले में कहाँ पे थे? मद्रास में थे, ठीक है। तीसरे में मद्रास में शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के अध्यक्षता उनके नाम जान लेते हैं, ठीक है। 85 वाला में बनर्जी साहब थे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ था, नौरोजी साहब थे, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 87 वाला बैदुद्दीन तैयब जी थे, ध्यान रखे कहाँ पे था? तो ध्यान रखिए आपको कहाँ पे थे? मुस्लिम प्रथम थे, ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। यूले वाला की बात करेंगे, जॉर्ज विल थे, 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुए, प्रथम अंग्रेज थे या फिर प्रथम यूरोपीय कह लीजिए। 1970 वाला कलकत्ता में थे, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम प्रथम महिला होगी, भारतीय नहीं, ठीक है। 25 वाला में चलेंगे, कानपुर चलेंगे, नायडू साहिबा हो जाएगी, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? धन निकासी का सिद्धांत देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने था, ठीक है, ध्यान रखो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ध्यान रखो, भारतीयों की राष्ट्रीय आय उन्होंने कितनी बताई थी? 20 रुपया प्रति व्यक्ति बताई थी, ठीक, हाँ प्रति व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल। धन निकासी का सिद्धांत देने वाला राष्ट्रपति की राष्ट्रवादी नेता की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी थे। 1901 में पत्रकार अपनी प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। ये हाउस ऑफ कॉमन्स के भी सदस्य बन गए थे लंदन में जाके। इन्होंने चुनाव कब जीता था? 1894 में, ठीक है, 1892 से लेकर 1895 तक ये मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य। कहाँ से चुनाव जीता था? 93 में सर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी फिन्सबरी, ठीक है, फिन्सबरी, ठीक है, बहुत सुंदर, फिन्सबरी सही है, ठीक है। एक बार और चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे, दूसरा बार में जीते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो बता ही देंगे आप लोग, बताने की कोई दिक्कत नहीं है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक। कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी? 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, ध्यान रखें, 3 बार रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, जो कि कौन कौन है? 86 में कलकत्ता, 93 में लाहौर, 6 में मतलब क्या थे? बिल्कुल, ठीक है। जिस समय 93 में लाहौर की अध्यक्षता की थी, उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखें, क्योंकि 92 से लेकर 96 तक, 92 से लेकर 95 तक 3 वर्षों तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी ये होते हैं, जो कि फिन्सबरी से चुनाव जीते थे। तो 1906 वाला में कलकत्ता,
ठीक है। 1993 1893 में लाहौर, 1886 वाले में कलकत्ता में ये थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी से संबंधित अन्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के वयोवृद्ध, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ऑल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले, ठीक है, प्रथम भारतीय सदस्य किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से चुने गए थे। लिबरल पार्टी। 1892 में चुने गए थे, फिंसबरी से चुने गए थे, ठीक है। मोपला या मुस्लिम किसानों के शक्तिशाली जमींदारी विरोध आंदोलन खड़ा किया गया था। वो आंदोलन किस राज्य में था? कहाँ पे शुरू किया? केरल में, ठीक है। तो शुरू में तो ब्रिटिश के खिलाफ किया गया, लेकिन बाद में इसने कौन सा मतलब अपना रूप धारण कर लिया। तो बाद में इसने जो रूप धारण किया, सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, हिंदू जमींदारों पे हमला करने लगे, ठीक है। बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया? इसको मतलब बहुत ही शक्ति दिखाते उसको बंद कराया गया, ठीक है। कब हुआ था मोपला विद्रोह? 1921 में हुआ था। नेता का नाम क्या था? ठीक है, अली मुस्लियार, ठीक है, ध्यान रखें, जो कि खिलाफत का भी नेता था। ये मोपला विद्रोह की बात किसके खिलाफ था? जमींदारों के विरुद्ध था। तो एक चीज लिख दे, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, ठीक है। मोपला विद्रोह के जमींदार के साथ अंग्रेजी विरोधी तथा हिंदू विरोधी की भी संख्या दी जाती है। मोपला विद्रोह के समर्थक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था। लेकिन शुरू दौर में इन लोगों का समर्थन करने का रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ था, ठीक है। लेकिन बाद में जाके सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया, ठीक है। तो मोपला विद्रोह का समर्थन करना, क्योंकि ये लोग मतलब क्या कर खिलाफत को भी करते थे, इसलिए मौलाना अबुल कलाम, शौकत अली, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। आप चलेंगे आगे, चलेंगे क्या? 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 1866 में, क्या बताएंगे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लैंड होल्डर सोसाइटी 30 में 1838 में। कब था? 1838, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग नए लोग हैं ना, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अभी लोग को मिल जाएगा, चैनल का लिंक ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक की बात दादा भाई नौरोजी थे। स्थापना की बात करें 1866 में, कहाँ पे? लंदन में हुआ था, कैक्सटन हॉल में, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। बाद में जाके इसको मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। ध्यान में, जितनी भी संस्था जो रहेगी ना, सब जाके आगे चल के धीरे धीरे कांग्रेस में उसी का रूप मतलब मर्ज हो जाता है, ठीक है। भारत स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करें, प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो क्या बता देंगे? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 67-68 में लगा। इसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपया। कितनी है? 20 रुपया, ठीक है। समाज के कमजोर वर्गों में सामाजिक न्याय दिलाने के महाराष्ट्र के निम्नलिखित में किस संघ का मतलब गठन किया गया? तो कौन सा संघ था? सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक का नाम बताइए, क्या नाम था सत्यशोधक समाज का? संस्थापक का नाम ज्योतिबा फुले, ठीक है। सत्यशोधक समाज भारत का प्रथम संगठन है जिसने अछूत कहे जाने वाले वर्ग के लिए स्कूल खोले तथा पूना में कन्या विद्यालय का भी स्थापना करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म संसद में कहाँ पे भाग लिया? तो बता ही देंगे आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताएंगे? शिकागो में। कब पार्टिसिपेट किया ये भी बता दीजिए, कब पार्टिसिपेट किया? 1893 में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अमेरिका से शिकागो शहर में आयोजित प्रथम धर्म, ठीक है, संसद में पार्टिसिपेट करने गए। इन्होंने खेतड़ी के महाराजा ने इनको बहुत सपोर्ट किया था। वह खेती का महाराजा क्या नाम बताइए जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, आर्थिक मदद भी किया था? अजीत सिंह। बिल्कुल, वेरी गुड, अजीत सिंह, ठीक है। क्या नाम था? और महाराजा उन्होंने अजीत इनका सिंह नाम था। विवेकानंद रखा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ही नाम रखा था विवेकानंद, ये भी सही है, ठीक है। वो ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसने बाद में रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता था? उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के ये गुरु थे। किनके गुरु थे? तो नरेंद्र नाथ मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी का गुरु थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनके गुरु थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाएंगे ना, जो कलकत्ता में जो पड़ता है, तो यहाँ पे इनका पूजा होता है रामकृष्ण परमहंस जी का के नाम से, ठीक है। यही के महंत थे वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस के संत शिष्य की बात करें स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था, ठीक है। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है, 1897 में किया था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय का बेलूर मठ कहाँ पे मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। इसकी शाखाएं लगभग हर शहर में आपको दिख जाएगी, ठीक है। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब हुआ था तत्वोधिनी सभा? 1839 में, ठीक है, कहीं पे, हाँ, 1839 में। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तत्वोधिनी सभा का मुख्य पत्र की बात करेंगे तो उसी में तत्वोधिनी में ही पत्रिका लगा दी, यही थी, ठीक है। क्या था? तो राजा राम मोहन के विचारों का प्रचार होती तत्वोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था? क्या बताएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आनंद मठ उनके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। आनंद मठ की बात करेंगे, उसे लिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको गाया कब गया था? तो क्या बताएंगे? 1896 में। कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में।
कलकत्ता का मद्रास अधिवेशन था, ठीक है। अध्यक्ष बताइए, नहीं कलकत्ता इज द राइट आंसर। अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम बताइए क्या होगा? मैं सियानी का सियानी गाया गया था, क्या बताएंगे? रहमतुल्लाह सियानी। वो नहीं गाए थे, वो तो गाए अध्यक्ष कौन थे। थे? हाँ, गाए कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया था, ठीक है। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों गीत गाने के लिए टैगोर साहब को बुलाया जाता था, ये बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। हरन साहब रविन्द्रनाथ टैगोर के आपको राष्ट्रीय गीत भी गाए थे, राष्ट्रीय गान भी गाए थे। 1996 में, 1896 में भी थे, 1911 में भी थे। गीत गाने के लिए इन्हीं को बुलाया जाता है, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं पे इनका पोती वगैरह का नाम देता है, ठीक, भतीजी का नाम देता है, तो वो गाई थी मतलब 1896 में, लेकिन इसको टैगोर साहब ही मान के चले क्योंकि वो भी आई थी। बात करेंगे आनंद मठ की, बात बंगाली बंगाली उपन्यास के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो आपको 1882 में प्रकाशित किया। सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सा? सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ था? सन्यासी विद्रोह यही 1896 नहीं, नहीं गलत है। 1830 लगता है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, और कोई आदमी बताइए। 1883 1800 तो होगा नहीं, ठीक है। 1700 के आसपास चलता है, ठीक है। 1770 और 1776 के मध्य चलता है, ठीक है। 70-76 के बीच में। हाँ, बोल सकते हैं 70-76 तो आ जाएगा ना, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे याद है 70 और 76 के बीच में सन्यासी विद्रोह था, इसका चर्चा इसमें देखने को मिलता है, बहुत ठीक है। लंबा इसका वो क्या डेरिवेशन था था रीजन, क्या था सन्यासी विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का था हिंदू जो तीर्थ स्थल वगैरह था उस पे जाने के लिए इनको पैसा देना पड़ता था, ठीक है। तीर्थ भी एक रीजन था। सन्यासी लोगों ने मतलब इसका शुरू किया था, ठीक है। बंगाल में मुख्यतः शुरू होता, बिहार वगैरह के क्षेत्र में भी फैल जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1896 वंदे मातरम गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया, जो बात हम बता रहे थे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था सिर्फ भतीजी ने गाया था, ठीक है। तो है, लेकिन आंसर टैगोर साहब ही लेता है। यंग बर्नर्ड आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी लुई विबे डिराजो। मात्र ये, ठीक है, मात्र ये, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में मतलब पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ध्यान में 22 से 23 साल की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी हैजा के कारण। द जीनियस पर्सनालिटी थे ये, ठीक है। बहुत कम एज में बहुत ही जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की मतलब स्थापना की थी, ठीक है। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक मार्च 16 से 17 वर्ष की आयु में ये बन गए थे, ठीक है। 23 वर्ष की आयु में तो इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विबे डिराजो थे। अरे माइक बंद कर लीजिए। निम्नलिखित में किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो क्या बताएंगे? किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में किया गया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कोई आदमी निकाल के रखिए, 10 मिनट पूछिएगा, ठीक है। फिर मैं आज इसको कंप्लीट करवा दूंगा, संडे है। कोई भी लोग कुछ भी निकाल के रखिए ताकि 10 मिनट पूछे, 10 मिनट का मैं रेस्ट लूंगा और फिर मैं करवाऊंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा चाय पियेंगे हम। इंडियन एसोसिएशन के सचिव की बात करें आनंद मोहन बोस, अगर रेडी हो जाए किन्हीं का तो बोलिएगा, सो हो गया तो मैं इसको बंद करूंगा अभी थोड़ा देर के लिए। इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम की बात करें भारत संघ इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, क्योंकि आज मुझे ये खत्म करना है। वर्ष 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय किसमें कर दिया गया था? कांग्रेस में कर दिया गया था। सिविल सर्विस मूवमेंट प्रारंभ करने का श्रेय इंडियन एसोसिएशन को ही जाता है, ठीक है। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी? कलकत्ता के कौन सा हॉल? टाउन हॉल में, ठीक है। ध्यान में, कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषणा। स्वदेशी आंदोलन को मतलब बंगाल विभाजन की पूरी लागू कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर को कर दिया गया, ठीक है। 16 अक्टूबर को, ठीक है, टैगोर साहब के कहने पर भारतीयों ने कौन सा त्योहार मनाया? कौन सा त्योहार मनाया? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, ठीक है। 7 अगस्त को मतलब टाउन हॉल में मतलब इसके विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत का भी लिखा था, जो कि आगे चल के किस देश का मतलब राष्ट्रगीत बन गया, तो बता ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। ध्यान रखें, श्रीलंका के राष्ट्रगीत में भी इनका योगदान जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, बंगाल की सरकार ने, बंगाल की राज्य सरकार ने अपना राज्य गीत जो है इन्हीं के किसी चीज से मतलब शुरू किया है, ठीक है। चर्चा में था अभी। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किस नामक क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन बनाया? ठीक है, ध्यान रखें, वो अभिनव भारत था। कौन था? अभिनव भारत था। कहा गया अभिनव भारत, ठीक है। हालांकि 1899 में उन्होंने मित्र मेला शुरू किया था, वही आगे चल के अभिनव भारत बन जाता है, ठीक है। मैं भी इसमें लिखा ही होगा, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, जो कि दोनों भाई थे, उनके द्वारा किया गया। विनायक सावरकर ने द इंडियन फॉर वार इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखी। विनायक दामोदर सावरकर 1857 में सिपाही विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई भी बताया था।
स्वदेशी आंदोलन के लोगों का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा? तो ध्यान में सबसे अधिक बंगाल में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख गीत की बात वंदे मातरम। बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया रूप में स्वदेशी आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन का समय बंगला साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे आगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? सॉरी, बंगाल के युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द डेक्कन सभा की स्थापना किसके द्वारा की? राष्ट्रवादी नेता का नाम बता, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को 1895 किया, कहा किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। गुरु गोविंद रनाडे के मार्गदर्शन में किया गया। ठीक है, रनाडे साहब गोखले के गुरु थे और गोखले साहब गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे। और बात करेंगे गांधी जी गोखले से कहाँ मिले थे? ठीक है, चंपारण में मिले थे, कलकत्ता में मिले थे, या फिर बात के मुजफ्फरपुर में मिले थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? मुजफ्फरपुर में। बताइए, सबसे पहली बार कहाँ पे? सबसे पहली बार कहाँ? मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल नहीं मिले थे। ठीक है, अगर मिलते तो मुझे जरूर पता होता। सबसे पहले कहाँ मिले थे? साउथ अफ्रीका में जाके मिले थे। ठीक है, कहाँ पे मिले थे? साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिले थे। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन भी हमने दिया था। ठीक है, चलिए, उन्हें 388 नंबर प्रश्न से मैं 5 मिनट का समय लूंगा, तब तक कोई लोग 5 मिनट पूछिए। ठीक है, पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? बताइए बताइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बता ही देंगे, 1906 में हुआ था। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कब हुआ? ढाका में हुआ था। किसने? तो आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। संस्थापक की बात करेंगे, सलीमुल्लाह माना जाता है। ठीक है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, क्या हो जाएगा? आगा खान हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में कहाँ पे? कराची में हुआ था। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में इसका संविधान बन गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।